तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अब आसानी में। दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने निर्वाचन के बारे में पढ़ा था और हमारे देश में निर्वाचन कैसे होता है, उसको कौन कंडक्ट कराता है और उसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर जो इलेक्शन होते हैं उनका जो निर्वाचन है वो कौन करवाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी और इस चीज़ को पढ़ा भी था और उन सारी चीज़ों को, प्रावधानों को समझ लिया था। और आज हम लोग इसी के आगे भाग 17 पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान थे और क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो ये प्रावधान है संविधान के अंदर अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल एग्ज़ाम अब आसान है को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। साथ ही अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है क्लास के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले भाषा का एक परिचय कि भाषा क्या होती है और इसका क्या महत्व है। तो भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात को ना दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ना दूसरे की बात को समझ सकते हैं। तो अपनी बात समझाने और दूसरों की बात समझने के लिए भाषा का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया है जिसका होना बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारा देश है ये काफ़ी विविधताओं वाला देश है और आपको ये बात पता होगी कि जितनी विविधता हमारे देश में जाती है उतनी किसी भी और देश में नहीं पाई जाती। तो जो भारत है वो डाइवर्सिटी में नंबर 1 पे आता है और जितनी भी सांस्कृतिक, कल्चरल, सामुदायिक और भाषाई विविधता हमारे देश में पाई जाती है वो और किसी भी देश में नहीं पाई जाती। तो ये एक हमारे देश की बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर जो विविधता है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर भाषा में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। और अगर आपने 2-4 ज़िले या एक राज्य पार कर लिया तो इससे आपका जो भाषा है वो काफ़ी कुछ बदल जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी का जो टोन है बोलने का वो अलग है, एमपी का अलग है, बिहार का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है और फिर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो हर जगह जो भाषा है वो अलग अलग है। तो ये हमारे देश की एक बहुत ही अच्छी बात है। तो भाषा के बारे में एक सामान्य परिचय ले लेते हैं। भारत विविधताओं वाला देश है जहाँ सांस्कृतिक, सामुदायिक विविधताओं के साथ भाषाई विविधता भी है और भारत में 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 63 भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं, किंतु अधिकांश क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है। यानी कि जो भारत है वो विविधताओं वाला देश तो है ही, साथ ही यहाँ पर जो है लगभग 1500 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से जो 63 भाषाएं हैं यानी कि 63 भाषाएं हैं वो जो हैं विदेशी भाषाएं हैं। यानी कि विदेशी भाषाएं भी हमारे देश में बोली जाती हैं। और विदेशी भाषाओं की बात करें तो जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, अरबिक हो गया, तो ये सारी भाषाएं भी हैं हमारे देशों में बोली जाती हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी महत्व है। लेकिन अगर बात करें कि अधिकांश क्षेत्र में, भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग होता है, तो जो भारत के अधिकांश क्षेत्र में भाषा प्रयोग की जाती है वो है हिंदी। और हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। तो जो हिंदी भाषा है इसको राजभाषा 14 दिसंबर 1949 को बनाया गया था। तो ये डेट आप नोट कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें कि इसको लागू कब किया गया था, यानी कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, इसको लागू कब किया गया, तो इसको 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया। यानी कि संविधान लागू होने के ठीक 15 सालों बाद जो हिंदी है उसको भारत का राजभाषा घोषित किया गया और उसको लागू किया गया। ओके, तो ये था भाषा और राजभाषा के बारे में एक सामान्य सा परिचय कि कब से भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित या लागू किया गया। अब है संघ की भाषा। ठीक है, तो अब हम लोग संवैधानिक प्रावधान देखेंगे कि राजभाषा के बारे में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं और इनसे संबंध में क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 343, जिसमें बताया गया है कि संघ की राजभाषा, यानी कि संघ की राजभाषा क्या होगी, हमारे देश की राजभाषा क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी। तो हिंदी जो है उसको संघ की राजभाषा बनाया गया है और इसको जो मान्यता है वो संविधान का अनुच्छेद 343 प्रदान करता है।
और इसी में एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो भाषा की लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, यानी कि जो भाषा है वो हिंदी है और जो उसको लिखने की शैली है वो देवनागरी है। इसके बाद है राजभाषा संबंधी संसद को सलाह देने के लिए 1955 में पहली बार राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो जो राजभाषा आयोग है उसका सबसे पहली बार गठन कब किया गया? 1955 में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। इस आयोग का काम क्या था? तो इस आयोग का काम था कि अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक कार्यों में जारी रखा जाए या नहीं, इसके बारे में सरकार को सलाह देना। तो जो राजभाषा आयोग गठन किया गया था तो इसको इस उद्देश्य से गठित किया गया था कि जो 1955 में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो उसके जितने भी कानून थे वो सारे जो थे अंग्रेज़ी भाषा में यूज़ किए जाते थे और उनको जो लिखने की शैली थी वो भी अंग्रेज़ी थी। लेकिन उसके बाद उस अंग्रेज़ी भाषा का यूज इतना ज़्यादा होने लगा था कि यहाँ तक कि हमारे संविधान की जो भाषा थी उसको भी इंग्लिश में लिखा गया था और बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। लेकिन बाद में एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, यानी कि संविधान लागू होने के 5 साल बाद। और इसका काम ये था कि अंग्रेज़ी भाषा जो है उसको किस तरह से कम किया जाए और जो आधिकारिक कार्य यानी कि जो सरकारी कामकाज हैं उनमें अंग्रेज़ी भाषा को किस प्रकार से कम किया जाए, उसके बारे में जो था सरकार को सलाह देने का जो काम था इस आयोग का था। तो राजभाषा आयोग के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका यह है कि संघ के प्रशासन में हिंदी भाषा को लागू करना। ठीक है, यानी कि जहाँ पर अंग्रेजी भाषा का इतना प्रभुत्व बढ़ गया था तो उस चीज़ को कैसे कम किया जाए और हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए सरकारी कामकाजों में, ताकि जो योजनाएँ बनाई जाएँ तो उसको जो है हिंदी में बनाई जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुँच सके और उसको लोग समझ सकें। एवं अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कम करना, और साथ ही ये भी था कि हिंदी को प्रमोट करना है और जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है इसको कम करना है। इसके बाद दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं का निरीक्षण करना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वहाँ पर कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं इसके बारे में भी निरीक्षण करने का जो काम था वो राजभाषा आयोग का था। इसके बाद इसी में तीसरा कार्य है संसद में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी दस्तावेजों को हिंदी में अनुवाद कराना। ठीक है, तो संसद में जो विधेयक या दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं और अगर वो इंग्लिश में है तो उनको जो अनुवाद कराने का कार्य है वो भी राजभाषा आयोग का है और वो ये चीज़ सुनिश्चित करता है कि इन सारी चीज़ों को किया जाए। तो राजभाषा आयोग जो निर्धारित करेगा वही सारे कार्य जो होंगे संसद में किए जाएंगे और इसीलिए जितने भी विधेयक आते हैं तो वो अगर इंग्लिश में आते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद भी कराया जाता है। इसके बाद है हिंदी भाषा का विकास एवं प्रचार करना, यानी कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना और उसका जो है प्रचार प्रसार करना और हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। इसके बाद है अनुच्छेद 344A और उसमें बताया गया है राजभाषा आयोग की सिफारिशों का निरीक्षण करने के लिए संसदीय समिति का प्रावधान, है ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, एक संसदीय समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है। तो ये शायद आपको वाइट से लिखा हुआ है तो दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो है यहाँ पर संसदीय समिति का प्रावधान किया गया है ना, संसदीय समिति। ओके, तो यहाँ पर संसदीय समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है और ये जो समिति होगी इसमें कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 30 होगी, जिसमें से 20 जो है वो लोकसभा से होंगे तथा 10 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। ओके, तो इसको आप RS कर दीजिए। ओके, तो ये जो है 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। इसके बाद है सदस्यों का निर्वाचन। तो ये जो समिति होगी इसमें सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, तो उसके लिए एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप नाम ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आप इस प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि इसका कैसे निर्वाचन होता है तो मैंने ये जब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया था तो वो क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मतलब क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 249 और इसमें बताया गया है कि भाषा या फिर इसको राजभाषा बोल लीजिए, तो इससे संबंधित कोई भी कानून जो है वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही बनाई जाएगी। ठीक है, तो जो भाषा या राजभाषा से संबंधित कोई भी कानून है तो इसके बारे में अगर कोई भी प्रावधान करना है या कुछ जोड़ना है या कुछ कम करना है तो इसके लिए अगर आपको कोई कानून बनाना है संसद को तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके बाद बताया गया है राज्य भाषा के बारे में।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है राजभाषा के बारे में और अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यभाषा के बारे में। तो जो राजभाषा है वो देश को प्रदर्शित करती है, यानी कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, और जो राज्यभाषा है वो किसी एक स्टेट को यानी कि किसी भी राज्य को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। तो प्रत्येक राज्य की भी अपनी एक भाषा हो सकती है, ऐसा भी संविधान में प्रावधान किया गया है, क्योंकि जो हमारा देश है वो भाषाई विविधता वाला देश है, और जहाँ पर इतने सारे राज्य हैं तो वहाँ पे भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है, तो किसी एक भाषा को लेके चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रत्येक राज्य को ये प्रावधान दिया गया है कि वो चाहे तो अपने जो कार्य हैं यानी कि जो सरकारी कार्य हैं उनको अपने क्षेत्रीय या राज्य की भाषा में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो जो मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा होगी वो हिंदी होगी। और अगर बात करें तमिलनाडु राज्य की तो वहाँ पर तमिल बोली जाती है। तो इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि जिस राज्य में जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है तो अगर राज्य चाहे तो उसको अपने सरकारी कार्यों में प्रयोग कर सकती है, और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 345 में। और इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य को अपनी राज्य भाषा चुनने का अधिकार होगा, यानी कि जो राज्य है वो अपनी भाषा खुद निर्धारित कर सकता है, और इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है राज्य अपनी स्वेच्छा से चाहे तो अपने राज्य का प्रशासन हिंदी या अपने राज्य की भाषा में चला सकता है। तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो हिंदी रखे अपने राज्य की भाषा, या तो अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा यानी कि उसके राज्य में जो ज़्यादा बोली जाती है उसको अपने राज्य की प्रशासन में यूज कर सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 346, और इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की संपर्क भाषा हिंदी या राज्य भाषा द्वारा निर्धारित हो सकती है। ठीक है। तो जो राज्यों के बीच संपर्क करने की भाषा है उसको आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो, या तो उस राज्य की जो भाषा है उसका भी प्रयोग कर सकते हो, एक राज्य के दूसरे राज्य के जो संपर्क करने की भाषा है उसमें। इसके बाद है अनुच्छेद 347, और इसमें बताया गया है राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी भाषा को जो राज्य में प्रयोग की जाती है उस भाषा को मान्यता देकर राज्य के प्रशासन में लागू कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है कि अगर कोई राज्य चाहता है कि वहाँ पर जो है आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की जगह किसी और भाषा को जो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर बोली जाती है उसको वहाँ के प्रशासन में लागू किया जाए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है संविधान में, और जो राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य के प्रतिवेदन पर वहाँ पर उस स्थानीय भाषा को लागू कर सकता है। इसके बाद बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाहियाँ होती है वहाँ पर जो भी दस्तावेज व डॉक्यूमेंट प्रेजेंट या यूज किए जाते हैं उनकी भाषा क्या होगी, और साथ ही जो कार्यवाही की जाती है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 348। और अनुच्छेद 348 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या होगी। जब तक संसद यह व्यवस्था न दे कि निम्नलिखित कार्य अंग्रेजी भाषा में ही संपन्न किए जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में होने वाली कार्यवाहियाँ केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक अधिनियम अध्यादेश इत्यादि। तो इसका मतलब यह है कि संसद के पास यह अधिकार है कि न्यायालय में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, और अगर बात करें कि अगर वर्तमान में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो अंग्रेजी भाषा में ही इसको संपन्न किया जाता है, यानी कि जो भी न्यायालय में दस्तावेज वगैरह बनाए जाएंगे उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर संसद चाहे तो इसमें परिवर्तन भी कर सकती है और किसी अन्य भाषा को या हिंदी को इसकी जगह पर यूज करने के लिए ऐसा कानून बना सकती है। ठीक है। तो इस पे 2 कार्य दिए गए हैं। सबसे पहला तो सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय में होने वाली कार्यवाहियाँ, यानी कि यहाँ पर जो भी कार्यवाही की जाती हैं वो इंग्लिश भाषा में की जाती हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रत्येक राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं यानी कि उच्च न्यायालय होते हैं, तो वहाँ पर जो भी कार्यवाहियाँ होंगी तो वहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अगर संसद चाहे तो बदलाव कर सकती है।
इसके अलावा केंद्र व राज्य के स्तर पर संसद एवं विधानसभा सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश इत्यादि। तो जो संसद और विधानसभा में जो भी विधेयक, अधिनियम या अध्यादेश बनाए जाते हैं या घोषित किए जाते हैं, उनको भी अंग्रेजी भाषा में ही प्रयोग किया जाएगा जब तक कि संसद उसके बारे में कोई नया कानून नहीं बना देती। इसके बाद है अन्य, और अन्य में बताया गया है अनुच्छेद 350, और यहाँ पर बताया गया है शिकायत यानी कि याचना की भाषा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रशासनिक मुद्दों के संबंध में या किसी प्रशासनिक अधिकारी के संबंध में कोई भी शिकायत करनी है तो उसकी भाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 350 में। तो अनुच्छेद 350 में बताया गया है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, यहाँ पे अधिकारी ऐड कर लीजिएगा आप लोग, ओके। तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को हिंदी या अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में जिसमें याचिकाकर्ता सहज हो अपनी याचिका या शिकायत दे सकता है ना। तो ये शिकायतकर्ता पर निर्भर करता है कि वो अपनी शिकायत किस भाषा में देना चाहता है और वो किस भाषा में सहज है, तो वो अपनी भाषा के अनुसार अपनी शिकायत जो है सौंप सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 350, और इसमें बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा की भाषा, ठीक है। और प्रारंभिक शिक्षा की भाषा के बारे में अगर बात करें तो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके बारे में जो प्रावधान करने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है, और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो कोशिश करे कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने राज्य की लोकल भाषा में उपलब्ध कराए। यानी कि अगर किसी राज्य में हिंदी बोली जाती है तो उस राज्य का, यानी उस राज्य सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है अपने राज्य में हिंदी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराए। और अगर किसी राज्य में तमिल बोली जाती है या तेलुगु बोली जाती है या कोई भी अन्य भाषा जैसे मराठी हो गई, बंगाली हो गई, ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो ये उस राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा जो है अपनी लोकल यानी स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए। ओके, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए। ओके, इसके बाद है अनुच्छेद 351, और इसमें बताया गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन, है ना। तो जो संविधान का अनुच्छेद 351 है वो राज्य को यानी कि सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है कि इसका आप विकास कीजिए, इसको आप प्रमोट कीजिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो बात है वो संविधान में बताया गया है। तो ये थे संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधान, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।